बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको जानकारी दे दें कि 2024 के चुनावी शोर में आरएसएस ने एक बार फिर से दत्तात्रेय होसबोले को सर कार्यवाह बनाया। उन्हें 2024 से 2027 की अवधि के लिए इस पद पर फिर से चुना गया है। और देखिए 2024 के इस चुनावी रण में संघ का सियासी दांव भी इसे कहा जा सकता है। संघ की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, चाहे राम मंदिर की बात करें क्योंकि राम मंदिर को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई, या फिर बात काशी मथुरा की करें। इन सब मुद्दों को संघ अपने तरीके से अपने नाम करता हुआ दिखाई दिया। देखिए हमारी एक खास पेशकश और पूरा जो चुनावी शोर है और संघ का जो जोर है वो इस पेशकश के माध्यम से समझिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की पिछले 3 दिनों से नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हुई। इसमें देश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। आज बैठक का समापन हो चुका है। साथ ही इस प्रतिनिधि सभा में आरएसएस सर कार्यवाह का चुनाव भी हुआ। आरएसएस की नंबर 2 की पोस्ट के लिए नागपुर में चुनाव हुआ, जिसमें आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले को फिर से सर कार्यवाह चुन लिया गया। एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। विजेत्री चन संहताकार शक्ति, विजेत्री चन संहताकार शक्ति, विधायाश धर्मस्य संरक्षणम्, विधायाश धर्मस्य संरक्षणम्। दत्तात्रेय होसबोले को फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर कार्यवाहक चुना गया है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने रविवार को दत्तात्रेय होसबोले को फिर से सर कार्यवाह निर्वाचित किया है। सर कार्यवाहक चुने जाने पर दत्तात्रेय होसबोले ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। नागपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज आखिरी दिन था और 3 दिन की इन बैठक में कई खास मुद्दों पर चर्चा रही। खास बात यह रही कि आज समापन सत्र में नए सर कार्यवाह के तौर पर फिर से दत्तात्रेय होसबोले नियुक्त किए गए। लेकिन इन 3 दिन में कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मुखर रूप से सामने आए, चाहे वो संदेश खाली का मुद्दा हो, चाहे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हो। ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई और संघ ने ये बात स्पष्ट की कि आगे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से कार्य करना है। संघ इसका पूरी तरीके से समर्थन करता है और आगे कैसे लोकसभा चुनावों में सर्वाधिक मतदान किस तरीके से हो, संघ इस पर जमीनी स्तर पर कार्य करेगा। और क्या रहा है इस 3 दिन की बैठक में खास कौन से मुद्दे थे जो निकलकर सामने आए, देखिए खास रिपोर्ट। दत्तात्रेय को मिला फिर से अगले 3 साल के लिए सर कार्यवाह का दायित्व। बैठक के आखिरी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। राम मंदिर को लेकर भी संघ ने प्रस्ताव किया पारित। संदेश खाली, मणिपुर हिंसा और पंजाब किसान आंदोलन को लेकर भी हुई विस्तृत चर्चा। संघ के नए सर कार्यवाह ने की सर्वाधिक मतदान की अपील। नवनियुक्त दत्तात्रेय होसबोले ने मोदी सरकार की तारीफ और 4 तारीख को फिर से मोदी सरकार जीतने की जताई उम्मीद। 4 तारीख को देश के लोग भी अपना डिसीजन दे देंगे। चुनावों को लेकर संघ पहले से बना चुका है रणनीति। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में करोड़ों लोगों से किया डोर टू डोर संपर्क। राम मंदिर बरसों से संघ के एजेंडे में था शामिल। भाजपा ने इसे सफल बनाने में पूरी तरह से दिया योगदान। निम्बाराम यथावत बने रहेंगे राजस्थान के आरएसएस क्षेत्र प्रचारक। मथुरा काशी पर दत्तात्रेय ने दिया बड़ा बयान। कहा हर बीमारी के लिए अलग अलग दवा होती है, हर किसी का एक जैसा इलाज नहीं होता। काशी मथुरा के लिए राम जन्मभूमि की तरह आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं। हिंदू समाज जो है बहुत सारे विषय को कर सकते हैं, वो करें। संघ के स्वयंसेवक भी वहाँ ऐसे विषयों में उनके व्यक्तिगत तौर पर कोई जुड़ता है तो कोई समस्या नहीं है। और एक है काशी मथुरा के संदर्भ में, देखिए हिंदू समाज की मांग है कि नहीं, धर्माचार्यों ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को रखा है पहले से। तो हर विषय के आंदोलन एक ही प्रकार नहीं होता। मैं अभी एक सभा में जो बताया वो संतों के सभा में वही बताऊंगा। हर बीमारी के लिए दवा एक ही प्रकार नहीं होते। दवा भी बीमारी के हिसाब से अलग अलग होती है। समस्या के हिसाब से आंदोलन के प्रकार अलग होते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन की जो करना था वो हर चीज के लिए करना ही चाहिए।
ऐसे आवश्यक नहीं है, शायद उसके मार्ग अलग हैं। अभी कोर्ट में मामला है, होने दीजिए। कोर्ट में मामला है तो एक वातावरण जो भी बना है उसके हिसाब से होगा। यदि अंततः न्यायालय में होना ही है, जो राम जन्मभूमि का हुआ तो न्यायालय देख ही रहा है, तो न्यायालय तो सुलझ गया है, तो आंदोलन करने उस प्रकार करने की आवश्यकता नहीं है। खास बात ये रही कि दत्तात्रेय होसबोले ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि 10 वर्ष में देश का मान बढ़ा है, देश में प्रगति हुई, सभी का अनुभव है। G20 में भी सभी लोगों ने कहा करंट सेंचुरी भारत की सेंचुरी है, कुछ होगा तभी तो लोगों ने कहा है। 4 तारीख को देश के लोग भी अपना डिसीजन दे देंगे। 10 वर्ष में लोगों ने क्या किया है? संघ तो देश के मान बढ़ा है, देश के अंदर प्रगति हुई है और सबका अनुभव है, ये केवल कहना नहीं है। दुनिया के 2500 देश के बड़े बड़े अर्थवेत्ता लोगों ने द करेंट सेंचुरी इज भारत सेंचुरी ऐसे कहने वाले। मेरे पास 25 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इकोनॉमिस्ट से सोशल एंड पॉलिटिकल लीड थिंकर्स है, उन्होंने जो कहा मैंने इकट्ठा किया है। इन सब ने पिछले 1 साल में कहा है। G20 के संदर्भ में कई लोगों ने इसको कहा। तो भारत इस सदी के एक इट बिकम्स इंडिया सेंचुरी ऐसे उन्होंने कहा है। इसका अर्थ कुछ तो हुआ है, इसीलिए तो कहा है। तो मैं कहूँगा जून 4 तारीख के देश के लोग भी अपने विश्लेषण दे देंगे। कोई भी परिवर्तन आता है तो उसके खिलाफ 4 प्रकार की प्रश्न उठते हैं। ईवीएम जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उस पर भी किसी ने सवाल उठाया था। जब नई बात आती है तो उसके बारे में 4 प्रश्न उठते हैं। गलत नहीं है, लोगों के मन में आ सकता है। समय बताएगा हाउ बेनिफिशियल इफेक्टिव न्यू सिस्टम इज। इसे प्रयोग करने के लिए छोड़ना चाहिए, ये संघ का विचार है। अचानक आज आया ऐसे नहीं, पहले भी इसके विषय पहले भी हुआ है। एक इम्प्लीमेंट करके प्रयोग के नाते लाए हैं। कोई भी परिवर्तन आता है तो उसके 4 प्रकार के प्रश्न कई बार उठते हैं। ईवीएम के बारे में किसी ने उठाया जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो कई चीज़ें हैं जब नई बात आती है तो उसके बारे में 4 प्रश्न उठते हैं। गलत नहीं है, लोगों के मन में आ सकता है, लेकिन द टाइम विल टेल हाउ बेनिफिशियल एंड इफेक्टिव न्यू सिस्टम इज। तो इसके लिए प्रयोग करने के लिए छोड़ना चाहिए, ये संघ का विचार है। बहरहाल संघ के चुनावी वर्ष में संघ की नई कार्यकारिणी निर्धारित हुई और लोकसभा चुनाव में भी संघ की इस बैठक का असर जाहिर तौर पर नजर आएगा। नागपुर में 3 दिनों तक चले संघ के महामंथन में हर क्षेत्र के लिए संघ ने एजेंडे तय किए हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या महिलाओं की सुरक्षा का विषय हो। सभी मामलों में संघ ने अपने एजेंडे तय किए, उन पे चर्चा हुई। लेकिन खास बात यह कि संघ ने कहा संघ खुद कुछ नहीं करेगा, काम सब समाज को करना है, संघ समर्थन का काम करेगा या मिनिमम जितनी आवश्यकता है वो उपलब्ध करने का काम संघ करेगा। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर भी संघ ने एक बड़ी विस्तृत योजना तैयार करी है, जिसको लेकर संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक में अंतिम दिन विस्तृत रूप से चर्चा की गई। महाराष्ट्र नागपुर से पंकज सोनी अपनी सहयोगी डिम्पल शर्मा और कैमरा पर्सन तीरथ के साथ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नागपुर में आयोजित की गई। इस सभा में दत्तात्रेय होसबोले को आरएसएस का सरकार्यवाह चुन लिया गया है। कौन है दत्तात्रेय होसबोले, जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। नागपुर में चल रही प्रतिनिधि सभा में 17 मार्च को इसका ऐलान किया गया। बता दें कि इस बैठक का आखिरी दिन था। संघ की प्रतिनिधि सभा में सर्वसम्मति से एक बार फिर अगले 3 साल के लिए दत्तात्रेय को सरकार्यवाह चुना गया। साल 2021 से पहले वो सह सरकार्यवाह का दायित्व संभाल रहे थे। दत्तात्रेय होसबोले कहते हैं समाज में संघ का प्रभाव बढ़ रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अक्षत वितरण दौरान जिस तरह से देश भर में लोगों ने हमारा स्वागत किया वह देश के माहौल को दिखाता है। राम मंदिर भारत की सभ्यता और उसकी संस्कृति का प्रतीक है। श्री राम देश की सभ्यतागत पहचान है। ये बात बार बार सिद्ध हुई और 22 जनवरी को एक बार फिर ये सिद्ध हो गया।
आरएसएस या इसकी विचारधारा वाले लोगों ने लगभग 20 करोड़ घरों से संपर्क किया। ये भारत के इतिहास में रिकॉर्ड है कि ऐसा पहली बार सिर्फ 15 दिन में हुआ। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, आरएसएस ने चुनावी बॉन्ड के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। इसकी चर्चा यहाँ भी नहीं हुई है क्योंकि चुनावी बॉन्ड एक प्रयोग है। ऐसे प्रयोग होते रहते हैं, नियंत्रण और संतुलन होना चाहिए। चुनावी बॉन्ड आज अचानक नहीं आई, ये पहले भी हुआ है। इसे एक प्रयोग के रूप में लाया गया। कोविड के कारण उस समय प्रतिनिधि सभा बैठक यहाँ नहीं हो पाई। बेंगलुरु में संभव था, उस समय के जो भी प्रोटोकॉल था उसमें और एसओपी वगैरह थे, तो बेंगलुरु में संपन्न हो गया और चुनाव वर्ष था। तो इन द लाइटर वेन दत्तात्रेय जी बेंगलुरु के हैं, इसलिए चुनाव को बेंगलुरु में खींच लिया, ऐसे किसी को लगा होगा। मेरे तो इतनी क्षमता तो मेरी नहीं रहती है। आज मैं पुनः एक बार सभी को धन्यवाद देता हूं, इस गुरुतर दायित्व के लिए मेरे योग्य समझा और इस दायित्व को निभाने के लिए जो संघ के परंपरा है, बड़ों के मार्गदर्शन है, उन्होंने जो जिस प्रकार के एक मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलने का प्रयास मैं करूंगा। कौन है दत्तात्रेय होसबोले? दत्तात्रेय होसबोले कर्नाटक के शिमोगा के रहने वाले हैं। 1 दिसंबर 1955 में जन्मे होसबोले मात्र 13 साल की उम्र में वर्ष 1968 में आरएसएस से जुड़ गए। वर्ष 1972 में एबीवीपी से जुड़े होसबोले ने बेंगलोर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी से स्नातकोत्तर किया। दत्तात्रेय होसबोले एबीवीपी कर्नाटक के प्रदेश संगठन मंत्री भी रहे। इसके बाद एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री और सह संगठन मंत्री रहे। करीब 2 दशकों तक एबीवीपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। इसके बाद 2002 से 2003 में संघ के अखिल भारतीय सह बौद्धिक प्रमुख बनाए गए। वे वर्ष 2009 से सह सरकार्यवाहक थे। दत्तात्रेय होसबोले को मातृभाषा कन्नड़ के अतिरिक्त अंग्रेजी, तमिल, मराठी, हिंदी और संस्कृत सहित अनेक भाषाओं का भी ज्ञान है। दत्तात्रेय होसबोले वर्ष 1975-77 के जीपी आंदोलन में भी सक्रिय थे और लगभग पौने 2 वर्ष तक मीसा के अंतर्गत जेल में रहे। जेल में होसबोले ने 2 हस्तलिखित पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनमें से कन्नड़ भाषा की मासिक पत्रिका असीमा थी। आरएसएस में प्रत्येक 3 वर्षों पर चुनाव की प्रक्रिया अपनाकर जिला संचालक, विभाग संचालक, प्रांत संचालक, क्षेत्र संचालक के साथ साथ सरकार्यवाह का चुनाव होता है। फिर ये लोग अपनी टीम की घोषणा करते हैं जो अगले 3 वर्षों तक काम करती है। आवश्यकता अनुसार बीच में भी कुछ पदों पर बदलाव होता रहता है। क्षेत्र प्रचारक और प्रांत प्रचारकों के दायित्व में बदलाव भी प्रतिनिधि सभा की बैठक में होते हैं। संघ में प्रतिनिधि सभा निर्णय लेने वाला विभाग है। ऐसे होता है सरकार्यवाह का चुनाव। आरएसएस में सर संचालक के बाद सरकार्यवाह का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्व के सबसे बड़े संगठन के दूसरे प्रमुख पद के लिए जब चुनाव होता है तो कोई तामझाम नहीं रहता और न ही कोई खास दिखावा होता है। इस चुनाव की प्रक्रिया में पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी, क्षेत्र और प्रांत के संचालक, कार्यवाहक और प्रचारक और स्वयं सेवकों की ओर से चुने गए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। गौरतलब है कि दत्तात्रेय होसबोले से पहले सुरेश भैयाजी जोशी सरकार्यवाह थे। उन्होंने 2018 के चुनाव में सरकार्यवाह के दायित्व से मुक्त करने का आग्रह किया था, लेकिन उनके नेतृत्व को देखते हुए संघ ने उन्हें दोबारा ये दायित्व सौंप दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। आरएसएस की वार्षिक 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय होसबोले को एक बार फिर से सरकार्यवाह नियुक्त किया गया है। उन्हें 2024 से 2027 की अवधि के लिए इस पद पर फिर से चुन लिया गया। इस मौके पर यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर संघ की स्थापना कैसे और कब हुई, किस तरह ये संगठन 9 दशकों बाद दुनिया के सबसे बड़े संगठन के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है। एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो देखिए। दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ
27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी। इस साल विजयदशमी के दिन संघ अपने 93 साल पूरे कर लेगा और 2025 में ये संगठन 100 साल का हो जाएगा। नागपुर के अखाड़ों से तैयार हुआ संघ मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। संघ के प्रथम सरसंघचालक हेडगेवार ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में संघ के गठन की योजना बनाई। इस बैठक में हेडगेवार के साथ विश्वनाथ केलकर, भाऊजी कावरे, अन्ना साहने, बालाजी हुद्दार, बापूराव भीदी आदि मौजूद थे। संघ का क्या नाम होगा, क्या क्रियाकलाप होंगे, सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे तय होता गया। उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था। यहाँ तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को हुआ। इसी दिन हेडगेवार को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन संघ संचालक वे नवंबर 1929 में बनाए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये नाम अस्तित्व में आने से पहले विचार मंथन पर रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल, इन तीनों नामों पर विचार हुआ। बकायदा वोटिंग हुई। नाम विचार के लिए बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद आरएसएस अस्तित्व में आया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना के साथ पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं लग रही है। हेडगेवार ने व्यायामशालाएं और अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया। स्वस्थ और सुगठित स्वयंसेवक होना उनकी कल्पना में था। आरएसएस का दावा है कि उसके 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी या आनुषंगिक संगठन है। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है। मौजूदा समय में संघ की 56,569 दैनिक शाखाएं लगती हैं। करीब 13,847 साप्ताहिक मंडली और 9,000 मासिक शाखाएं भी हैं। संघ में सदस्यों का पंजीकरण नहीं होता। ऐसे में शाखाओं में उपस्थिति के आधार पर अनुमान है कि फिलहाल 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में आते हैं। देश की हर तहसील और करीब 55,000 गांवों में शाखा लग रही है। संघ ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन की बनाई। 1962 में चीन के धोखे से किए गए हमले से देश सन्न रह गया था। उस वक्त आरएसएस ने सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में मदद की थी। इससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में संघ ने मदद की थी। 1977 में आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज को उसके धर्म और संस्कृति के आधार पर शक्तिशाली बनाने की बात करता है। संघ से निकले स्वयंसेवकों ने ही बीजेपी को स्थापित किया। हर साल विजयदशमी के दिन संघ स्थापना के साथ ही शस्त्र पूजा की परंपरा निभाई जाती है। देश भर में पथ संचलन निकलते हैं। कभी 25 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ संघ आज विशाल संगठन के रूप में स्थापित है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।